जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। साथियों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाला क्लास लिया होगा और उसमें आपने इंजॉय भी किया होगा। और जो आपको न समझ में आए दोस्तों, वो कमेंट कर दिया करिए ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं और उसे अगले क्लास में हम फिर से समझा सकें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे और जो मैं बताता हूँ उसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके इस नोट्स में पीडीएफ में सारी चीज़ें हैं, वो पीडीएफ में जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग आसानी से उसको प्राप्त कर सकें। बस 1-2 दिन का समय दीजिए मुझे, मैं कोई प्लेटफॉर्म आपको जल्दी ही बता दूंगा ताकि आप वहां से उस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करें। फिर भी आप अपनी ओर से नोट्स बनाते हुए चलें। मेरा तो जनरल सलाह यही होगा आपको कि आप अपने हाथ से बनाए नोट्स बनाएंगे तो उसे एक आत्मीय लगाव होता है और पढ़ने में अलग ही लेवल का सुकून होता है, मज़ा आता है। तो आप लोग अपना नोट्स स्वयं बनाएं, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग वहां से भी अपने नोट्स में ऐड कर लिया करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड क्लास ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत में जितनी भी इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 2 रेखाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक भारत का मानक समय रेखा और दूसरा जो रेखा है वो कर्क रेखा है। आप लोग जानते होंगे, इसकी महत्ता जानते होंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो जानते होंगे। तो एक तो ये होता है कि बस 2-3 फैक्ट आप इसके बारे में आसानी से रट के चले जाएं, जैसे कि भारत का मानक समय रेखा कि कौन सी रेखा भारत की मानक समय रेखा है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। दूसरा कि ग्रीनविच लाइन में और हमारे जो मानक समय रेखा है उसमें कितने समय का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ये 1-2 क्वेश्चन आप रट करके जाते हैं, लेकिन जनरली यही होता है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल के पूछे जाते हैं, उनमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 2 देशांतरों के बीच में समय का अंतर कितना होता है। इसके अलावा भारत का मानक समय रेखा अगर 82.5 अंश नहीं होता तो क्या हो सकता था। और 2 मानक समय रेखा दे देगा, 2 देशों का मानक समय रेखा दे देगा और कहेगा कि इनमें देशांतरों के बीच में कितनी दूरी है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होते जा रहे हैं और मेरी सलाह ये है कि आप फैक्ट तो रटें लेकिन उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करें, अपना कॉन्सेप्ट भी बनाएं ताकि दोस्तों क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें। और ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की मांग करता है, थोड़ी सी एकाग्रता से अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छे थे। अगर एक बार आपने समझ लिया, बहुत डीप नहीं है, अगर सतही लेवल पे ही है, बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया इसे तो आपके क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होंगे, ये आप फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं वो है भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा दोस्तों क्या है। सबसे पहले तो यही है कि भारत के मानक समय रेखा की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई थी। ठीक है, जो भारत की मानक समय रेखा है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। भारत की ही क्या, पूरी दुनिया में ही हर देश का अपना मानक समय रेखा होता है, तो हर देश को अपने मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरे वर्ल्ड का एक ही घड़ी होता, पूरे वर्ल्ड का एक ही टाइम होता और उसी टाइम से पूरे वर्ल्ड में चीज़ों को मैनेज करते। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता था, इसके पीछे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी। चलिए आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी और क्यों हमें मानक समय रेखा की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये सूरज है और सूरज के चारों तरफ हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से रिवोल्यूशन करती है। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है। लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी की एक और गति होती है, एक और घूर्णन होता है, एक और घूमना होता है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं या इसी को रोटेशन कहते हैं। तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह ऐसे ऐसे घूमती है, घूमते हुए ये पूरा चक्कर लगाती है। तो जो ये घूमना है यही दिन और रात की वजह बनती है। जैसे देखिए ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ अपने ही अक्ष पर यहीं पर ऐसे इस तरीके से लट्टू की तरह घूमती है, आपको पता ही होगा। तो
पृथ्वी का, आप ध्यान से समझिए, पृथ्वी का वह पार्ट जो इधर होगा, सामने होगा, सन के सामने होगा, उस पर तो सनलाइट पड़ रही है, लेकिन पीछे वाले पार्ट पर छाया पड़ रही है। अर्थ का ही अपना आधा पीछे जो छुपा हुआ भाग है, इस पर अर्थ का ही अपना छाया पड़ रहा है। तो इस वाले पार्ट में अंधेरा है और सामने वाले पार्ट में उजाला होता है। ठीक है दोस्तों, सामने वाले पार्ट में क्या होता है, उजाला होता है। तो यहाँ पर जैसे समझिए कि कोई एक बिंदु बना लेते हैं, मान लीजिए कोई एक ये एरिया है। अब आप कल्पना करिए कि पृथ्वी हमारी न घूम रही होती तो क्या होता। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमेशा के लिए उजाला होता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सदैव सामने ही स्थित है और पृथ्वी का ये वाला आधा पार्ट पूरा का पूरा हमेशा उजाले में ही होता और ये वाला पार्ट हमेशा अंधेरे में ही होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो घूमती रहती है, तो हर जगह पे दिन और रात बिल्कुल लगातार नहीं होगा, बल्कि आपको पता भी होगा किसी वजह से हमारे अर्थ पर दिन और रात होते हैं। तो जैसे ये कोई बिंदु है और ये बिंदु कभी उजाले में, फिर पीछे चली जाती है तो अंधेरे में, फिर सामने आएगी तो उजाले में, और फिर पीछे चली जाएगी तो अंधेरे में। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो इसी तरीके से रोटेट कर रही है। रोटेट करने के क्रम में क्या होता है कि कोई सा भी इसका पार्ट होगा, कभी उजाले में होगा, फिर पीछे अंधेरे में जाएगा, फिर उजाले में आएगा, फिर अंधेरे में जाएगा। और यही वजह है कि हमारे अर्थ पर दिन और रात होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, हजारों लाखों साल से ऐसे ही अर्थ हमारी रोटेट कर रही थी, दिन रात होता चला जा रहा था। फिर धीरे धीरे इंसानी उत्पत्ति हुई, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हुए और उन्हें समय की गणना की आवश्यकता हुई। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरे वर्ल्ड का एक संधि समझौता करके और एक ही टाइमलाइन बना दिया जाता, एक ही घड़ी बना दी जाती? हर देश का अपना घड़ी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? तो दोस्तों आप सोच करके देखिए, थोड़ा एक मिनट आप इस चीज़ को समझ लीजिए तो आपको मज़ा भी आएगा कि क्यों हर देश का अपना मानक समय की ज़रूरत पड़ गई। तो देखिए, होता ये, अगर ऐसा होता कि हर देश का अपना एक ही समय होता पूरे वर्ल्ड पे, तो सोच करके देखिए कि कोई अफ्रीका में है, कोई इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, सबके घड़ी में एक ही सेम टाइम होता। और कोई सा भी एक समय लीजिए तो कहीं पर वो दिन हो रहा होता, कहीं पर वो रात हो रहा होता, कहीं पे सुबह हो रहा होता, कहीं पर शाम हो रहा होता। ठीक है दोस्तों, तो एक तो प्रॉब्लम ये होती कि कब हम लोग अपना दिन चेंज करें, यानी कि डेट अपना चेंज कब किया जाएगा। तो जो देश मतलब रात में जो समय होता वो ये डिमांड करते कि नहीं, इतने टाइम को डेट चेंज किया जाना चाहिए। फिर जो दिन में होते उन्हें नुकसान होता। इस चीज़ का नुकसान क्यों होता? नुकसान ऐसे होता कि जैसे मान लीजिए कि सभी देशों में एक सहमति ये बनी कि भाई 2 बजे, कोई भी आप समय सोच सकते हैं कि 2 बजे जो होगा उस 2 बजे डेट चेंज किया जाएगा। तो जहाँ पे मिडनाइट होगा, आधी रात होगा 2 बजे को, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे 2 बजे दिन होगा, वहाँ पर आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे तो 2 बजे के पहले का समय उनका एक दूसरे दिनांक में काउंट होगा और 2 बजे के बाद का जो समय होगा वो दूसरे दिनांक में काउंट होगा। तो इसलिए जो दिन में होते उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कोई संधि, ऐसी कोई समझौता बन नहीं पाएगा किसी देशों में। तो आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता ये है कि सब देश अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी घड़ी बनाएं। और मैक्सिमम सभी देशों में आज जनरली ऐसे ही होता है कि हर देश के घड़ी में 12 बजे रात को डेट चेंज होता है और आधी रात को ही 12 बजता है। सुबह 6 बजे 7 बजे ही होता है, शाम को 6 बजे 7 बजे ही शाम होती है। पूरी दुनिया में लगभग इसी तरीके से है। लेकिन अब इससे क्या होगा कि किसी देश की घड़ी में जब कुछ बज रहा होगा तो किसी दूसरे देश की घड़ी में उस टाइम कुछ और बज रहा होगा। ठीक है, कहीं पर दिन हो रहा होगा तो कहीं पर रात हो रही होगी। सबका घड़ी तो अपने अपने हिसाब से है, लेकिन एक ही टाइम पे हर देश की घड़ी अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ जब 12 बज रहा होगा तो अमेरिका में उस टाइम कुछ और बज रहा होगा, ब्रिटेन में कुछ और बज रहा होगा, क्योंकि हर देश का अपना अपना घड़ी होता है। तो अब दिक्कत इस बात की है, अब ध्यान से समझिएगा, दिक्कत इस बात की है कि जब कोई इंटरनेशनल लेवल पे संधि किया जाएगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई समझौता किया जाएगा, तो भाई किस देश की घड़ी से वो संधि या समझौता किया जाए। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट आयोजित करना है,
तो किस देश के घड़ी के हिसाब से वो क्रिकेट आयोजित किया जाए, इस चीज़ की दिक्कत है। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड लेवल पर एक मानक समय रेखा की भी आवश्यकता होगी। तो किस देश का मानक समय रेखा माना जाएगा, किस देश का जो समय होगा वो मानक समय माना जाएगा। मानक मतलब वो मान लिया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई इसी डेट के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। फिर सब लोग अपने अपने देश की जो घड़ी होगी वो काउंट कर लेंगे कि इस देश की घड़ी से जो भी मानक समय होगा, हमारी घड़ी आगे है पीछे है क्या नहीं है, वो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक मानक समय रेखा की आवश्यकता होगी क्योंकि हर देश की अपनी अपनी घड़ी है। तो हुआ ये कि जो ब्रिटेन है, आपको पता है कि ब्रिटेन एक टाइम पूरी दुनिया पे ही राज कर रहा था। आपने ऐसा सुना होगा कि ब्रिटेन के राज में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि दुनिया के लगभग पूरे अर्थ के हर पार्ट पर ना किसी न किसी एरिया में ब्रिटेन का कब्जा था। तो उसके समय में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने क्या किया 1884 में, क्योंकि उस टाइम वो चौधरी हुआ करता था, पूरी दुनिया पर ही उसका नियंत्रण था। तो 1884 में वाशिंगटन की संधि हुई थी। वाशिंगटन संधि क्या घोषणा हुई थी कह लीजिए। वाशिंगटन अमेरिका में है। तो वाशिंगटन संधि हुआ, समझौता हुआ या कह लीजिए अनाउंसमेंट हुआ ब्रिटेन के द्वारा, और उसने अपने यहाँ के जो मानक समय है, ब्रिटेन में जो मानक समय था, इसको उन्होंने मानक समय घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जितने भी देश हैं, आप लोग अपना अपना घड़ी इसी के हिसाब से काउंट कर लीजिए कि आप लोगों का घड़ी हमारे घड़ी से आगे है पीछे है क्या नहीं है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ब्रिटेन में समय हो रहा होगा वही समय पूरी दुनिया को मानना है। अब आप कहेंगे ब्रिटेन का ही क्यों माने, क्योंकि आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि सारे देश गुलाम हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब ब्रिटेन पावरफुल देश था। ठीक है, अगर हो सकता था कल को इंडिया, उस टाइम को इंडिया पूरी दुनिया पर उस टाइम राज कर रहा होता तो इंडिया का मानक समय रेखा पूरी दुनिया का मानक समय रेखा बनता। ठीक है, तो ब्रिटेन पूरी दुनिया पे गुलाम कर बना करके बैठा हुआ था। तो ब्रिटेन का जो मानक समय हुआ यहीं से, मतलब यहीं से वो चीज़ों को मैनेज करता था सारे देशों में। 1884 इस डेट को याद करेंगे आप लोग, इस तिथि को, इस ईयर को याद रखेंगे। यही वो ईयर है जब मानक समय रेखा निर्धारित हुआ था। लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे, अभी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ल्ड लेवल पे यही जो ग्रीनविच लाइन है। अच्छा, इसको ग्रीनविच क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन, और लंदन में ही ग्रीनविच नामक स्थान है, समय वेधशाला है, वहाँ पे वेधशाला है, कह लीजिए रिसर्च सेंटर है, और वहाँ पर जो समय होता है उसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का मानक समय अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, तो अब दिक्कत ये थी कि सभी देशों को ये कैसे पता चलेगा कि हमारा घड़ी आगे चल रहा है ब्रिटेन से या पीछे चल रहा है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस वाली लाइन पर यहाँ से लंदन, यहाँ पे देखिए, रुकिए मैं मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए ये लंदन से होकर के जाती है, ये लाइन लंदन से होकर के जाती है, और इस लाइन पर कोई अकेला लंदन तो नहीं है, बहुत सारे देश इस पर स्थित हैं। तो इस पर 8 देश स्थित हैं, वो मैं बताऊंगा अभी। 8 देश इस पर स्थित हैं। तो जो लंदन है इस पर जो समय होगा, और इसके ठीक पीछे वाली लाइन कौन सी है, कल मैंने बताया था 180 अंश लाइन, 180 अंश, और 180 अंश लाइन और 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कल आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और इसी के समांतर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऐसे 180 लाइन है, और ऐसे पश्चिम में 180 लाइन है। ठीक है दोस्तों, पूरे अर्थ पर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पूर्व में जो इसके आगे इधर पूर्व में इस वाले गोले में जो आधा गोला है, ये वाला अर्थ का आधा पार्ट है, 0 से लेकर के इसके ठीक पीछे 180 है। तो इधर जो आधा पार्ट है इसका, इधर जो समय होगा, इधर जो समय होगा वह आगे चल रहा होगा, आगे होगा, और इधर जो होगा वो पीछे होगा, उनकी घड़ी पीछे मानी जाएगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि ये अर्थ रोटेट हो रही है और यहाँ पे सन है, यहाँ पर दोस्तों सन है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एक मिनट रुकिए। इसको दोस्तों ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सन है, और
पृथ्वी हमारी इस तरीके से ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले सनलाइट कहाँ पर पड़ेगा? सनलाइट इधर पड़ेगा, फिर ये इधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, फिर इधर, यानी इधर वाले पार्ट पर बाद में सनलाइट पड़ेगा और इधर पहले पड़ेगा, ठीक है। इसको कुछ यूँ समझिए, इसको कुछ यूँ समझिए दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर सन है और सन से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है। सन से ऐसे लाइट आ रही है, देखिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर देखिए ये इंडिया है। तो इंडिया पर पहले सनलाइट पड़ेगा, ये हमारी पृथ्वी जो है ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पर सनलाइट, इंडिया कहाँ है? इंडिया यहाँ है। तो यहाँ पर सनलाइट पहले पड़ेगी और इसके बाद फिर यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि अर्थ हमारा इसी तरीके से ये रोटेट कर रही है। तो सबसे पहले जो इंडिया में सनलाइट पहले पड़ेगा और उसके बाद फिर ये इधर जाएगा तो ब्रिटेन में, ब्रिटेन के बाद फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो जो पूरब में होंगे उनके यहाँ पहले सनलाइट पड़ेगा, अगर सूर्य यहाँ पे है तो इस वाले हिस्से में पहले सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और बाकी पीछे वाले हिस्से में बाद में, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ सन है हमारा, सन का प्रकाश इधर पहले पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा इस रेखा पर, यानी जो जितना पश्चिम में लाइन होगा वो उतना बाद में सनलाइट पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन से आप देखिए, ध्यान से समझिए, एक मिनट रुकिए, इस लाइन से समझिए हमारा जो इंडिया है वह इधर पूर्व में है, यहाँ पर है। तो जब भी सनलाइट पड़ेगा तो यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो इंडिया पे पहले पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ये अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसे इस तरीके से। तो इंडिया पर पहले पड़ेगा और बाद में जाकर के ब्रिटेन पे पड़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इंडिया जो है वो पूरब में है, इस लाइन के पूरब में है। ये वर्ल्ड का मैप है। मैप और ग्लोब में अंतर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। जो ग्लोब है दोस्तों, ग्लोब है, ग्लोब को ही अगर ऐसे खोल दिया जाए तो वो मैप हो जाता है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब को हमने ऐसे काट दिया, काट के हमने ऐसे खोल दिया, और जब ग्लोब को आप खोल देते हैं तो वही क्या बन जाता है? मैप बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे जैसे समझिए, ये ग्लोब है और ग्लोब को हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, ऐसे काट के हमने ऐसे खोल दिया तो ये मैप बन जाता है, ठीक है। तो इसके आप देखिए, इधर वाला पार्ट जो है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और इधर वाला पार्ट जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। तो इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि पहले सनलाइट इंडिया वाले पार्ट में पड़ेगा, बाद में इस वाले लाइन पर पड़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, या मानक समय रेखा कहते हैं वर्ल्ड का। तो ये ब्रिटेन में राजधानी है लंदन, और लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से जाती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच लाइन पड़ा, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस देश से गुजरती है या किस देश से नहीं गुजरती है, तो आप याद कर लीजिएगा इसको, अगर संभव हो। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप सेफ रहेंगे। तो वो 8 देश कौन कौन से हैं वो आप याद कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 देशों का नाम आप याद कर लेंगे। ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। तो इनमें जो पहला देश है, पहला देश वो याद रखेंगे ब्रिटेन। ये ब्रिटेन से होकर के जाती है। इन 8 देशों का नाम आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा जो देश है वो फ्रांस है, और तीसरा देश जो है वो स्पेन है। यही 3 देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं तीनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश से मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। तो ब्रिटेन सबको यह पता है, लेकिन कभी कभी वो फ्रांस भी दे देता है। ध्यान रखना है कि जो मानक समय रेखा है वो ब्रिटेन से तो जाती ही है, फ्रांस से भी जाती है, स्पेन से भी जाती है, क्योंकि ग्लोब पर एक ही लाइन पे बहुत सारे देश होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 5 देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से हैं। तो 5 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। जो चौथा है वह है अल्जीरिया। अल्जीरिया याद कर लेंगे, अल्जीरिया। फिर जो 5वें नंबर पे है माली। 6ठे नंबर पे बुर्किना फासो। ये आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों अपने नोट्स में।
7वें नंबर पे जो होगा वह है टोगो। टोगो छोटा सा देश है दोस्तों, टोगो, अफ्रीका महाद्वीप का। और 8वें नंबर पे जो देश होगा वो होगा घाना। घाना, ठीक है, घाना। तो ये 8 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये 8 देश हैं और इन 8 का नाम अब मुमकिन हो तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कहूँगा ये 3 देश यूरोप के और 1 देश अल्जीरिया, इन 4 देशों को तो आप याद ही कर लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। इतने देशों से मानक समय रेखा होकर के गुजरती है, जो वर्ल्ड की मानक समय रेखा है, जिसे आप ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ठीक है। लोगों को केवल ब्रिटेन याद होता है, जबकि ये 8 देशों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ से इंडिया जो है वो पूरब में है, तो इंडिया में सनलाइट पहले पड़ेगा और यहाँ पे पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जो इंडिया का मानक समय रेखा है, देखिए यहाँ से जो इंडिया का मानक समय रेखा, इंडिया पूरब में है, यहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है। तो इंडिया का मानक समय रेखा तय कैसे होगा, किसी भी देश का मानक समय रेखा तय कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के आप चीज़ों को सुनिएगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्लोब है और ग्लोब पर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, 0 डिग्री, और ठीक इसके पीछे 180 अंश हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे ये लाइनें खींची गई हैं। तो टोटल जो लाइनों की संख्या है इधर पूर्वी गोलार्ध में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते टोटल जो लाइनों की संख्या है पूर्वी गोलार्ध में वो 180 है। यानी टोटल पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं वो कितनी हैं, 180 देशांतर रेखाएं हैं। और ठीक यहाँ पर पीछे भी कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360, ठीक है। इधर जो पूर्वी गोलार्ध में होगा वो सारी पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, जो पश्चिम में होगा वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। लेकिन ध्यान रखना है जो 180 अंश देशांतर रेखा है वो एक ही है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही है। तो आप कहेंगे फिर तो एक कम हो गया, क्योंकि 180 अंश को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो नहीं दोस्तों, 180 भले ही है लेकिन एक 0 डिग्री वाली भी तो है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से 180, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 180। तो 180 आपने 2 बार काउंट किया लेकिन 0 भी है, तो इस हिसाब से हमारे अर्थ पर टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है, ठीक है, 360। अब ध्यान से समझिएगा कि 360 अंश पूरा एक चक्कर लगाने में सूर्य का पूरा मतलब पृथ्वी को पूरा अपना एक घूर्णन करने में 360 अंश घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ये ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। जैसे समझिए यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के सामने हमारी ये अर्थ है और यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोई सा भी एक एरिया, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया हम लेते हैं ना, ये वाला एरिया कनाडा का है। तो ये वाला एरिया पूरा एक चक्कर घूम करके और वापिस से ऐसे घूम करके और वापिस से हमारे इस सन के सामने आ जाए। तो इसको टोटल घूम करके पूरा एक राउंड घूम करके और सन के सामने वापस से आ जाए। जैसे ये है इंडिया है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये इंडिया है, ऐसे इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे है। अब इसको पूरा एक चक्कर ऐसे घूम करके और घूम करके फिर वापस से सन के सामने आना पड़ा। तो टोटल इसको समय कितना लगा पूरा एक चक्कर लगाने में, टोटल लगा 24 घंटे, लगभग 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। और यानी कि 360 देशांतर घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 24 घंटे का, यानी 1440 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। 360 देशांतर घूमने में 1440 मिनट लगता है। 1440 कहाँ से आया, क्योंकि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक देशांतर घूमने में मतलब अभी सनलाइट समझिए, सनलाइट यहाँ पड़ रहा है, फिर ये वाली लाइन यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो इसको अगर काटेंगे 12 से 3 और 12 1 और 4, यानी कि एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। एक देशांतर घूमने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 4 मिनट का समय क्यों लगता है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पूरे अर्थ को टोटल
एक बार पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है ना। जैसे ये वाली लाइन है, कल्पना करिए ये वाली लाइन है, इसको पूरा एक चक्कर लगा करके फिर यहीं पर पहुंचने में, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के सामने ये पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहीं पर पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा, इसको लगेगा 24 घंटे का समय। 24 घंटे का समय लगता है, तो इसका मतलब पूरे देशांतर रेखाओं को घूमने में कितना समय लगा, 1440 मिनट लगा। और 1440 360 से काटेंगे तो कितना आएगा, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अभी यहाँ पर है, कुल मिलाकर के पृथ्वी की जो स्पीड है वो कितनी है, अभी एक देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, फिर दूसरी देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पड़ने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप केवल याद कर लीजिए इसको। आगे हम लोग जब ग्लोब को अक्षांश और देशांतर रेखा समझेंगे तो उसमें और भी अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आते हैं हमारे भारत की मानक समय रेखा पर। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लोब पर इंडिया का विस्तार जो है वो बहुत लंबा है। कल आपने पढ़ा था कि सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोता और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोता, सबसे पूर्वी बिंदु किविथु। तो इन दोनों में जो दूरी है वो कितने की है, 2933 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों बिंदु एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और बहुत दूर होने की वजह से सोच करके देखिए लगभग 3000 किलोमीटर इंडिया का जो विस्तार है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो देशांतर रेखा जाती है वो 68 अंश 7 मिनट, लगभग 68 अंश, और यहाँ से जो पूर्वी बिंदु से जाती है वो 97 अंश 25 मिनट, यानी लगभग 97 अंश। और दोनों में जो देशांतरीय दूरी है ग्लोब पर, वह जो दूरी है वो लगभग 30 देशांतर का है। 30 देशांतर कैसे, 68 अंश है और यहाँ पे 97 अंश है। तो सबसे पूर्वी बिंदु 97 अंश, सबसे पश्चिमी बिंदु 68 अंश। वैसे 68 अंश 7 मिनट है और ये 97 अंश 25 मिनट है, लेकिन हमने सीधा सीधा लिखा है। तो 68 अंश और 97 अंश, इन दोनों में मोटा मोटी सीधा सीधा आप देखिए तो लगभग 30 देशांतर का अंतर है यहाँ पर और यहाँ पे। और अभी आपने देखा था कि एक देशांतर घूमने में जो अर्थ की स्पीड है घूमने की, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जो सनलाइट पड़ता है उसमें 4 मिनट का समय लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ 30 देशांतर है, तो अगर गुणे 4 करेंगे, यानी जो समय यहाँ हो रहा होगा, जैसे यहाँ मान लीजिए सुबह हो गया, तो यहाँ सुबह होने में कितना समय लगेगा, तो ये इससे 30 देशांतर पीछे है। ये पूरब का जो समय होगा वो आगे होगा, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पहले पड़ेगी, तो ये इससे 30 देशांतर पीछे है। और 30 देशांतर पीछे होने की वजह से एक देशांतर के बाद दूसरे देशांतर पर सनलाइट पड़ने में, यानी दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 देशांतर का गैप है, तो कितना समय हो जाएगा, 120 मिनट। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी उसके कारण से, जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है उसके कारण से, यानी 30 देशांतर की दूरी है और उसके कारण से क्या होगा, 120 मिनट का अंतर आएगा। यानी कि यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे सुबह होता है तो 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे सुबह होता है, सुबह होता है एकदम, मान लीजिए सुबह के 6 बजे सुबह हो गया यहाँ पे, तो गुजरात में 8 बजे सुबह होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे 30 देशांतर दूरी है। पहले यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा, फिर अर्थ को घूम करके उस पोजीशन पर आने में, इस पॉइंट को यहाँ पर आने में, इस पॉइंट को यहाँ पर आने में इसे समय लग जाएगा लगभग 2 घंटे का अंतर समय लग जाएगा। और इसी चीज़ के लिए क्या होता है, सारे देश लगभग अपना कोई ना कोई एक मानक समय लेते हैं। तो इंडिया को भी अपना एक मानक समय की ज़रूरत हुआ। ठीक है दोस्तों, इंडिया को भी मानक समय, तो इंडिया का जो मानक समय हमने लिया, जो बनाया, वो 82.5 अंश बनाया। 82.5 अंश ही क्यों? 82.5 अंश इसलिए कि लगभग ये बीच की है। तो सवाल ये है कि सर जी 82 क्यों नहीं, या 83 क्यों नहीं, या 84 क्यों नहीं, या 80 क्यों नहीं, 82.5 ही क्यों? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश का जो मानक समय होगा, किसी भी देश का कोई भी मानक समय रेखा होगा, वो 7.5 के गुणांक में ही होगा, 7.5 के गुणांक में ही होगा। अब ये क्यों होगा, ये थोड़ा डीप हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बताने में फिर पूरा एक अलग से 1 घंटे का क्लास चाहिए। तो ये फिर कभी और दिन बताएंगे आपको, ठीक है।
बस अभी समझिए कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे किसी भी देश का जो मानक समय होता है वो 7.5 के ही गुणांक में होता है, ठीक है। तो इंडिया का जो मानक समय होगा वो 7.5 के ही गुणांक में होगा, मतलब 82.5 जो है वो 7.5 के गुणांक में आता है। अगर 82.5 नहीं होता तो कौन सा समय होता? तो 68 अंश और 97 अंश के बीच में जितने भी 7.5 से गुणांक में यानी 7.5 से कटेंगे वो सारे के सारे मानक समय हो सकते थे। जैसे एक मानक समय हो सकता था यहाँ पे 75 अंश वाला, 75 अंश वाला, और एक मानक समय हो सकता था 90 अंश वाला, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये दोनों भी हो सकते थे। फिर और भी आप देख लीजिएगा, यानी 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट, तो इसके बाद तो नहीं होगा, और इधर 68 ये भी नहीं होगा, तो ये दो और भी हो सकते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, या तो 75 अंश समय भी हो सकता था या 90 अंश भी हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के मानक समय होते हैं वो हमेशा 7.5 के ही गुणांक में होते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई देश 7.5 के गुणांक से गुजरे ही ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत छोटू सा देश है और उसके यहाँ से कोई ऐसी लाइन गुजरती ही नहीं है जो 7.5 के गुणांक में हो। तो दोस्तों वो आसपास के देशों से भी मानक समय ले लेते हैं, लेकिन होगा उनका जो समय होगा वो 7.5 के ही गुणांक में होगा, ठीक है। जैसे मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, तो वहाँ से पुर्तगाल से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन भी फिर भी जो पुर्तगाल का मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री है, जबकि 0 डिग्री वहाँ से नहीं गुजरती है। उन्होंने अपने पड़ोसी देश से मानक समय ले लिया है। तो ऐसा होता है कि किसी देश से अगर 7.5 के गुणांक में कोई लाइन नहीं गुजरती है तो वो आसपास के देशों का ही मानक समय मानते हैं, लेकिन आपको 7.5 का ही गुणांक मानक समय मानना पड़ेगा। और छोटे से देश हैं तो उनके समय में ज़्यादा अंतर भी नहीं होगा, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है। बड़े देशों को मानक समय को मानना जरूरी होता है, क्योंकि उनके दो एरिया के बीच में जो समय का अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कोई एक बीच का ऐसा समय चाहिए जो वहाँ पर जो समय हो तो पूरे देश में वही समय माना जाए, ठीक है दोस्तों। तो जो इंडिया का मानक समय रेखा है ये 82.5 अंश है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो इंडिया का मानक समय रेखा है वह वर्ल्ड के मानक समय रेखा के आगे होगा या पीछे होगा? तो वो आगे होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का, देखिए ये वर्ल्ड का मानक समय रेखा है 0 डिग्री, और यहाँ से ये इंडिया का मानक समय रेखा है 82.5 अंश। ये 0 डिग्री है और ये 82.5 अंश है, तो इससे ये पूरब में है, पूरब में है तो ये आगे होगा। और कितना आगे होगा? तो ये 5.5 घंटे आगे होगा। सर 5.5 घंटे क्यों? क्योंकि दोस्तों दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट की होती है, 4 मिनट की होती है। तो हमारा मानक समय रेखा तो 82.5 अंश वाला है, तो 82.5 गुणे 4 कर लीजिए, 82.5 गुणे 4 कर लीजिए, 82.5 गुणे 4 कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 330 आएगा, और 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटे। चलिए आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया का जो मानक समय होगा वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, ये याद कर लेंगे, और वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे की ओर है, पूरब की ओर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये है कि ये जो मानक समय रेखा है, ये जो मानक समय रेखा है हमारा ये वाली, तो ये कितने राज्यों से होकर के जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 राज्यों से होकर के जाती है दोस्तों। यहाँ पे 5 राज्य हैं और राज्यों को आपको याद करना है। यहाँ पे 5 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देखिए मैप में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य। कई बार तो डायरेक्ट संख्या ही पूछा है कि जो भारत का मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो 5 राज्य, और 5 राज्यों का नाम इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, बिल्कुल रट लीजिए इसको दोस्तों, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग मुख्य बिंदु देखते हैं। तो यह रेखा जो मानक समय रेखा है हमारी, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है।
जो भारत का मानक समय रेखा है ये 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 82.5 पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखेंगे पूर्वी, क्योंकि ग्लोब में जो इंडिया है वो पूरब की ओर है, यहाँ पर है। तो इंडिया से जो मानक समय रेखा है वह आगे है, समय का गणना आगे है। 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्योंकि मैंने बताया 5.5 घंटे आगे इसलिए होगा क्योंकि 82.5 आगे है, और 82.5 आगे वाली लाइन है हमारा मानक समय रेखा। तो हमारे यहाँ जब सनलाइट पड़ेगा उसके बाद जीरो पर पड़ने में समय कितना लगेगा? तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वह 4 मिनट की होती है। तो हमारे यहाँ जब सनलाइट पड़ा हुआ है और 0 डिग्री पे जब सनलाइट पड़ेगा उसके बीच में अंतर कितना होगा? तो 4 मिनट से गुणा करेंगे तो ये 330 आएगा, और 330 आएगा इसलिए मतलब ये मिनट में है तो इसको घंटे में निकालेंगे तो 5-5.5 घंटे आ जाएगा, 5.5 घंटे। और यही जो 5.5 घंटे होगा इसमें 5.5 घंटे बाद सनलाइट पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जब सनलाइट पड़ेगा सुबह होगा तो 5.5 घंटे बाद ब्रिटेन में सुबह होगा, ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए हमारा जो भारत का जो मानक समय गणना है वो इलाहाबाद के नैनी वेधशाला के ब्लॉक टावर से की जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जाते तो 5 राज्य से हैं लेकिन नैनी में जो वेधशाला बनाया गया है समय का तो उसी के हिसाब से ये माना जाता है, और इसीलिए इसको इंडिया का ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इंडिया का ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जो 82.5 वाली लाइन है। 82.5 पूर्वी देशांतर को इंडिया का ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेंगे। यह रेखा भारत के लगभग मध्य में स्थित है और भारत के समय को एक समान रखने के लिए चुनी गई है। एक समान रखने के लिए क्यों चुनी गई है? क्योंकि इंडिया के 2 क्षेत्रों में 2 घंटे का अंतर है। भारत के क्षेत्र सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी गुजरात है, जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं और लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी है उनके बीच में, और लगभग पूर्व और पश्चिम में 30 अंश देशांतर तक फैला हुआ है। सबसे पूर्वी बिंदु 97 अंश 25 मिनट और सबसे पश्चिमी बिंदु 68 अंश 7 मिनट, तो इनके बीच का जो गैप है वो 30 देशांतर है। तो यहाँ पर जब सनलाइट पड़ेगा उसके काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो देखिए यहाँ पे 360 देशांतर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, ये आपको पता होगा। 360 देशांतर बराबर 1440 मिनट, और एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इससे अगर आप काटेंगे तो कट पिट करके देखेंगे तो एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। हर एक देशांतर के बीच का समय अंतर 4 मिनट होता है। इस कारण पूर्व और पश्चिम भारत में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इस असमानता को दूर करने के लिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। पूरे देश में एक समान समय का पालन होता है। यह समय पूरे भारत में मान्य है, चाहे स्थान पूर्व में हो या पश्चिम में हो। इसी समय इस लाइन पर जो समय होगा वो पूरे भारत में समय मान्य है। इससे देश में प्रशासन, व्यापार, रेलवे, विमान, ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें एक सामंजस्य बना रहता है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे आगे है, ये भी याद रखेंगे। अब समय क्षेत्र, एक बात मैं आपको और बताऊं कि भारत पूरे देश में एक समय जोन है का पालन करता है। मतलब इंडिया में एक ही समय जोन है, हालांकि जो गुजरात है क्या बन गया ये, इंडिया में एक ही समय जोन है। जो सबसे पूर्वी बिंदु वाले हैं और जो सबसे पश्चिमी बिंदु वाले हैं इस लाइन से भी ये 1 घंटे आगे चलते हैं और ये 1 घंटे पीछे चलते हैं। तो फिर भी हमारे यहाँ थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा ही बड़े देश हैं जैसे रूस, तो उसके यहाँ भी बहुत सारे समय हैं जो ना, तो कई सारे देशों में जो बहुत बड़े एरिया वाले देश हैं दोस्तों, उनके यहाँ मानक समय रेखा भी बहुत सारे हैं। जैसे अमेरिका है, उसके यहाँ जो मानक समय है वो 9 टाइम जोन चलता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम जोन बना रखा है। ऐसे ही जो रूस है उसके यहाँ 11 टाइम जोन है, और फ्रांस जो है, फ्रांस में 12 टाइम जोन है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे अमेरिका में देखिए 9 टाइम जोन है, रूस में 11 टाइम जोन है। एक तो अमेरिका का पूछा गया है,
लेकिन रेलवे में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रांस में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मानक समय रेखा किस देश में है, तो फ्रांस में। आप कहेंगे फ्रांस तो छोटा सा देश है, इंडिया से भी छोटा है, लेकिन इसके पास 12 समय जोन क्यों हैं? 12 समय जोन इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि एक ज़माना हुआ करता था जो ब्रिटेन का ये प्रतिद्वंदी था, यानी पूरी ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को जो गुलाम बना रखा था, तो उसी टाइम फ्रांस भी पूरी दुनिया के छोटे छोटे कई सारे एरिया में कब्जा जमा करके बैठा हुआ था। ब्रिटेन आज मैक्सिमम एरिया को तो आज़ाद कर दिया, फ्रांस भी कई सारे देशों को आज़ाद कर दिया, लेकिन कई सारे आइलैंड वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में आज भी इसके पास हैं, जो ग्लोब पर अलग अलग अर्थ पर हमारी पृथ्वी पर अलग अलग एरिया में है। तो हर एरिया का अपना टाइम जोन इसने बना रखा है, लेकिन वो सब फ्रांस का ही है। तो इसलिए ये 12 टाइम जोन, यानी फ्रांस में 12 घड़ियाँ चलती हैं, और कोई भी घटना होगी तो वो सारे घड़ी के हिसाब से बताया जाएगा कि इस घड़ी के हिसाब से हर घड़ी का नाम होता है उसके स्थानीय नाम पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस क्लास को समझा होगा। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा, आप इस टॉपिक को दोबारा फिर से देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग आगे और भी अच्छे से अक्षांश और देशांतर रेखा को एक क्लास में ही समझेंगे, क्योंकि हमें एक अलग से पढ़ना ही होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का महत्व क्यों है, कर्क रेखा इतना बवाल क्यों है इंडिया के लिए? बवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी भी मकर रेखा के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, भूमध्य रेखा के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन कर्क रेखा के बारे में क्यों पूछा जाता है? तो कर्क रेखा आपको पता होगा कि इंडिया के लगभग मिडिल से, यानी कि मध्य से होकर के गुजरती है। वो बात तो ठीक है, तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो इसी रेखा का इतना महत्व क्यों है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि हमारे भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसका वर्ल्ड लेवल पे इतना महत्व क्यों है। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये अर्थ है और सनलाइट इस पर पड़ रहा है। अब आपको ये तो पता होगा कि अर्थ के हर पार्ट पर बिल्कुल समान प्रकाश नहीं पड़ता, प्रकाश तो लगभग समान पड़ता है, लेकिन जो सूर्य की गर्मी है वह लगभग इस आधे पार्ट पर ज़्यादा प्राप्त होता है, आधे पार्ट पर ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, इस आधे पार्ट पर ज़्यादा प्राप्त होता है, यहाँ पर इतने एरिया में सनलाइट ज़्यादा प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, इंडिया देखिए अपने अक्ष पर, यानी इसको सीधी रहनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी 23.5 अंश झुकी हुई है, और 23.5 अंश झुकने की वजह से ही इसके उत्तर में 23.5 अंश और इसके दक्षिण में 23.5 अंश वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो रेड वाला पार्ट है ये अर्थ है, ये ग्लोब समझ लीजिए, ग्लोब है, ये अर्थ है। तो इसके आधे वाले पार्ट पे यहाँ से इस वाली लाइन से लेकर के इस वाली लाइन से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में इस वाले पार्ट पर सनलाइट बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि उष्मा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, हीट बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया सबसे भयंकर गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरण, ऐसे भी आप समझिए सीधा सीधा कि यह वो वाला पार्ट है जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ट्रॉपिकल जोन। ये 23.5 अंश उत्तरी रेखा, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो पृथ्वी का पार्ट होता है, ये हीट यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा प्राप्त करता है, और इस वजह से इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या हिंदी में इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? तो कटिबंध और कुछ नहीं है। कटिबंध क्या है? तो कटिबंध जोन को कहते हैं। कौन सा जोन है ये? यानी कि तापमान के आधार पे जो जोन होते हैं उनको कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कटिबंध, कटिबंध मतलब एरिया समझ लीजिए, एरिया, अर्थ का कौन सा एरिया, एरिया को कटिबंध कहते हैं। तो यह वह कटिबंध है, यानी वह एरिया है
जो सबसे ज़्यादा सनलाइट प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 अंश और 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 अंश है। तो 23.5 अंश उत्तरी से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है, इसके दोनों तरफ आसपास जो है सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्मा ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके ऊपर देखिए 23.5 अंश से लेकर के 66.5 के बीच में, 23.5 से लेकर के 66 के बीच में, और यहाँ पर भी देखिए 23.5 से लेकर के 66 के बीच में। ठीक है, यानी यह वाला पार्ट आप देखिए, यह वाला पार्ट जो येलो कलर में है, और यहाँ पर भी यह वाला पार्ट देखिए जो येलो कलर में है। इन दोनों पार्ट को देखिए, यह वह वाला जोन है जहाँ पे ठंडी और गर्मी लगभग औसत रूप में प्राप्त होता है, ठंडी और गर्मी का एवरेज होता है। यहाँ पर भी ये भी वही पार्ट है जो ठंडी और गर्मी का एवरेज है, यानी कि न तो बहुत ज़्यादा गर्मी न तो बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध की दूरी कहाँ से है? 23.5 अंश उत्तरी से लेकर के 23.5 अंश उत्तरी तक, और यहाँ पर भी इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको भी शीतोष्ण कटिबंध, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध, दोनों को। तो पहचान कैसे होगा? इसको उत्तरी शीतोष्ण कहते हैं और इसको दक्षिणी शीतोष्ण कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दोनों ही 23.5 अंश उत्तरी से लेकर के 66 अंश उत्तरी के बीच में, और ये वाला 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी हमारे अर्थ पर उष्ण कटिबंध तो एक ही है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंध 2 हैं। फिर ऊपर आप देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको कोल्ड एरिया कहते हैं। ठीक है ना, पोलर जोन कहते हैं या कोल्ड एरिया कहते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है और दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है। तो ये बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। और इसको भी क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। इसको भी क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। तो ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी शीत कटिबंध और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? 66.5 अंश से लेकर के 90 डिग्री तक, और यहाँ भी 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कटिबंध हैं, यानी कि जो जोन्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। पहला ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध, दूसरा टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध 2 हैं, एक उत्तरी शीतोष्ण, एक दक्षिणी शीतोष्ण। ऐसे ही 2 शीत कटिबंध हैं, एक उत्तरी शीत और एक दक्षिणी शीत। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो देखिए, जो हमारा इंडिया है, वो अर्थ पे जो हमारा इंडिया है वो इस तरीके से स्थित है। कल आपने देखा था कि इंडिया जो है वो जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे कल आप लोगों ने इसको पढ़ा था कि जो इंडिया है यह उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित होने की वजह से, उत्तर में स्थित होने की वजह से दोस्तों, उत्तर में स्थित होने की वजह से दोस्तों यह मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंडिया की अवस्थिति है, और यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या 0 डिग्री, इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसके उत्तर में इंडिया है। तो इंडिया का देखिए दोस्तों, इंडिया के लगभग मध्य से ही ये लाइन होकर के जा रही है, ये बॉर्डर लाइन होकर के जा रही है। 23.5 अंश वाली जो रेखा है, यही 23.5 अंश वाली लाइन है। तो इसको नाम दिया गया है कर्क रेखा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ये वाला जो लाइन है इसको नाम दिया गया है मकर रेखा। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, इंडिया। तो इंडिया के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इससे आप क्या देख रहे हैं? इससे आप ये देख रहे हैं कि इंडिया को ही यह जो कर्क रेखा है वो 2 जोन में बांट रही है।
इंडिया का जो कर्क रेखा के ऊपर वाला पार्ट है वह इंडिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वह शीतोष्ण कटिबंध में आता है और इंडिया का आधा जो दक्षिण वाला पार्ट है ये उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा इंडिया को दो टाइम जोन में बांट देता है, दो कटिबंधों में बांट देता है, सॉरी टाइम जोन नहीं कटिबंध, तो दो कटिबंधों में बांट देता है। इंडिया का ऊपर वाला जो पार्ट होगा आधा वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण वाला आधा पार्ट क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा क्या करती है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, यहाँ से देखिए इंडिया की लगभग मध्य से ये कर्क रेखा होकर के जा रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, एक ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है, मैं मार्कर सही से नहीं चला पा रहा हूँ, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा देखिए इंडिया की लगभग मध्य से होकर के जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में पहली बात तो ये है कि कौन सी लाइन इंडिया को दो कटिबंधों में बांट देता है, तो वो कर्क रेखा है जो इंडिया को दो कटिबंधों में बांट रहा है। ऊपर वाला पार्ट इंडिया का क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे वाला उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है, इंडिया का कर्क रेखा के ऊपर वाला पार्ट शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाला पार्ट उष्ण कटिबंध, इसके ऊपर का पार्ट शीतोष्ण कटिबंध इंडिया का, और कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट जो है उष्ण कटिबंध, याद रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया से ये जो रेखा जाती है वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस से देखा जाए, इंडिया के सीक्वेंस से देखा जाए, तो ये कुछ इस तरीके से ये लाइन होकर के जाती है ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम। सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये ध्यान रखेंगे। पहले क्या होता था, पहले केवल आपसे ये पूछा जाता था कि ये किस राज्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, या किस राज्य से नहीं गुजरती, तो वो आसान था। एक ट्रिक स्टूडेंट लोग याद करते हैं और वर्ल्ड लेवल पे फेमस कह लीजिए तैयारी की दुनिया में, मित्र पर गमछा झार। तो आप लोग ये ट्रिक पहले से जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मित्र पर गमछा झार, तो ये ट्रिक है स्टूडेंट द्वारा बनाए गए हैं जो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के जाती है। लेकिन मेरा आपको सलाह तो यही होगा कि इसको आप मैप से याद कर लीजिए, और क्योंकि सीक्वेंस आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी ये सीक्वेंस से पूछता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है उसकी सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। फिर आपसे सबसे कम लंबाई पूछा जाता है, तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में है, सबसे कम है ये, कम याद रखेंगे, सबसे कम लंबाई राजस्थान में, सबसे ज़्यादा लंबाई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में, सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि किस राज्य की जो राजधानी है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, रांची, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन इसके अलावा 2 और राज्यों की राजधानी है जो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा के समीप राजधानी रांची तो कर्क रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा कर्क रेखा के समीप 2 राजधानियां, एक अहमदाबाद है, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो गांधीनगर बिल्कुल समीप है इसके। और दूसरी जो राजधानी है भोपाल, भोपाल, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों ही कर्क रेखा के
बिल्कुल समीप है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 राज्यों को आप याद कर लीजिएगा और मेरी जनरल सलाह यही है कि इनको सीक्वेंस में याद करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों, आप लोगों को जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिए, और ज्योग्राफी को मेरे द्वारा पूरा ही एक एक चैप्टर करके कंप्लीट किया जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर के बस अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ी संसाधनों का अभाव है, थोड़ा टेक्निकल जानकारी मुझे ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ बहुत तेज़ी से, जिसके बाद ये प्रोसेस और भी तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।